आज हम इस वीडियो में भारतीय आर्थिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय आर्थिक पर्यावरण वह बाह्य आयामों में आर्थिक पर्यावरण भी व्यवसाय को अत्यधिक प्रभावित करता है। भारतीय आर्थिक पर्यावरण को 3 भागों में हम बांटते हैं: आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीति और आर्थिक दशा। तो इन तत्वों में हम भारत के संदर्भ में अध्ययन करें कि भारत की आर्थिक प्रणाली जो है वो 3 प्रकार की अपनाई जाती है, जिसमें समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी को हम सार्वजनिक, निजी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं: व्यवसाय को सार्वजनिक, निजी तथा मिश्रित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। निजी की अपेक्षा सार्वजनिक हित को सदैव ध्यान रखा जाता है। कुछ क्षेत्रों में निजी स्वामित्व के लिए छोड़ दिया जाता है। अर्थव्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाया जाता है। ये आर्थिक प्रणाली में किया जाता है। अब अगला है भारत की आर्थिक नीतियां। इसके अंतर्गत आयात निर्यात नीति, रोजगार नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, विदेशी विनियोग नीति, मौद्रिक नीति, कर नीति और सार्वजनिक ऋण नीति, ये सभी चीजें आर्थिक नीतियों के अंतर्गत आती हैं। आर्थिक दशा में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, विदेशी विनियोग में आकर्षण, विकास दर को संतुलित बनाना, बैंकिंग ब्याज पर कमी, व्यापार में वृद्धि और मूल्य नियंत्रण, ये उसकी दशाओं के रूप में काम करती हैं। जैसे मान लीजिए प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, वन संपदा आदि उपलब्ध हैं। इनके उचित विदोहन की पर्याप्त नीतियां बनानी चाहिए। नई आर्थिक नीति के पश्चात से ही भारत में प्रति विदेशी पूंजी विनियोग का आकर्षण बढ़ गया है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। भारत में आर्थिक विकास की दर को संतुलित बनाया जा रहा है। बैंकिंग प्रणाली में परिवर्तन कर बैंक ब्याज दर जो है वो स्वतंत्र कर दिए गए हैं। पूर्व में ब्याज दर रिजर्व बैंक अथवा बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय किया जाता था, अब जो काफ़ी कम है। भारत में विदेशी व्यापार में वृद्धि हो रही है। भुगतान संतुलन की स्थिति अनुकूल होती जा रही है और मूल्य जो है मूल्य स्तर में नियंत्रण रखा जाए, किंतु व्यापार में मूल्य स्तर में काफ़ी वृद्धि हो रही है, जिसे नियंत्रण में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये भारतीय आर्थिक पर्यावरण के आवश्यक तत्व हैं। अब अपन चलते हैं विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है। सामान्यतः इसे हम नोटबंदी के नाम से पुकारते हैं। विमुद्रीकरण की प्रक्रिया में किसी देश की सरकार अपने देश के किसी मुद्रा को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर देती है, या उसे बंद कर देती है, या उसका पुनर्चलन कर देती है। प्रतिबंध के बाद उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती। प्रतिबंधित मुद्रा से किसी भी प्रकार की खरीदी, बिक्री, लेन देन या उसका संचय करना, ये सब अपराध माना जाता है। मुद्रा पर प्रतिबंध के बाद सरकार एक समय सीमा निर्धारित करती है और जिसके अंदर आम जनता प्रतिबंध किए गए नोटों को बैंक से बदलकर उसके बदले में उतने ही मूल्य के दूसरे जो संचालित मूल्य की मुद्राएं हैं, जिनको सरकार ने नया चालू किया है या पुरानी चालू हैं, उनको ले सकते हैं। अगर समय सीमा के अंदर ऐसा नहीं किया गया तो वह मुद्रा, वह नोट केवल एक रद्दी कागज का टुकड़ा रह जाती है और उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है।
विमुद्रीकरण का सामान्य दो उद्देश्य होते हैं। पहला है काला धन और दूसरा जाली नोटों के चलन को खत्म करना। क्योंकि काला धन जो होता है वो लोग इसके ज़्यादा दिन चलने के कारण इसको ज़्यादा वो करते हैं, तो काला धन और जाली नोट को खत्म करने के लिए ऐसा विमुद्रीकरण किया जाता है। इनको मुख्य रूप से बंद करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है और वो तब विमुद्रीकरण का कदम उठाती है। विमुद्रीकरण सर्वप्रथम 1978 में 1000, 5000 और 10,000 के नोटों का किया गया था। यह उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे और 2016 में किया गया। ये 8 नवंबर 2016 को इसमें 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया और आपके प्रधानमंत्री थे, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये नरेंद्र दास मोदी। से ये विमुद्रीकरण किया गया। अब विमुद्रीकरण के प्रमुख उद्देश्य 2016 में जो किया गया उसका प्रमुख उद्देश्य था काला धन, बगैर टैक्स छुपाया गया धन रखने वालों को सबक सिखाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, नशे का कारोबार, भूमाफिया तथा तस्करी में संलग्न लोगों के अवैध लेन देन को समाप्त करना, आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त करना, कर चोरी के लिए किए जाने वाले नगद लेन देन को समाप्त करना, राजनीतिक चंदे के रूप में दिए जाने वाले अवैध धन को रोकना और हवाला कारोबार पर अंकुश लगाना। विमुद्रीकरण से लाभ क्या हुआ? काला धन पर प्रहार हुआ, आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद और आपराधिक गतिविधियों पर चोट की गई, आर्थिक विकास में वृद्धि हुई, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त होने लगा, लोक कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय हुआ, जाली नोटों के चलन से बाहर हो करना, रोजगार में वृद्धि करना, नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना, लोगों में बैंकिंग लेन देन की प्रवृत्ति का विकास करना। विमुद्रीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या हुए? इससे उद्योग धंधे थोड़ा सा मंदी हुई, चपेट में आ गए, देश के सकल घरेलू उत्पाद की दर में कमी आई, जो कुछ समय के बाद सभी स्थितियां समान हो गई। वर्तमान समय में भारत में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 मूल्य के नोट जारी किए जा रहे हैं। सिक्कों के रूप में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये मूल्य के वर्गों का नोट का मुद्रण बंद करके और सिक्के चलाए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की मुद्रा संबंधी कार्य संभालता है। भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की सलाह पर जारी किए जाने वाले विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग भारत की नई आर्थिक नीति के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। ये भारत की आर्थिक प्रणाली, व्यवस्था, विमुद्रीकरण के संबंध में
ये विमुद्रीकरण से संबंधित चीज़ें हैं और ये विमुद्रीकरण के उद्देश्य, लाभ और विमुद्रीकरण के प्रभाव, कौन कौन से नोट अपने यहाँ चलाए जा रहे हैं ये इस समय, और कौन कौन से सिक्के चलाए जा रहे हैं, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ये इसमें दिखाया गया। आज बस इतना ही। धन्यवाद।